चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, अक्षित मकर गायत्री मॉर्निंग। मंत्र का उच्चारण करेंगे। अक्षित। ओम भूर्भुवः स्वः हैंड साइन करो, आईज क्लोज करो। तत्सवितुर्वरेण्यं रुकिए बेटे, रुकिए। भर्गो ऑल स्टूडेंट ज्वाइन योर देवस्य हैंड, क्लोज योर आईज। चलिए अक्षित स्टार्ट करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग वेरी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। लिसन स्टूडेंट, अभी आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है टीचर? लिसन, अभी आपके यूटी जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको सभी को सिलेबस आई होप मैंने क्लासरूम लाइव में भी सेंड किया है। मैम थर्ड चैप्टर। हाँ, 1 to 3 3 चैप्टर, बिकॉज आपका यूटी 1 और यूटी 2 इकट्ठे होने जा रहा है, ठीक है? तो हम 75% आपको सिलेबस सेंड कर रहे हैं। तो आपके 3 चैप्टर, आपके जो फर्स्ट टर्म में 4 चैप्टर आने थे, अब आपके कितने आ रहे हैं? 3 चैप्टर, ठीक है? फर्स्ट टर्म में 4 आने हैं, तो आपके यूटी में 3 आ रहे हैं। अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, बिकॉज आपके बेटे वीकली टेस्ट भी हो चुके हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है? वीकली टेस्ट भी हो चुके हैं, तो अच्छी तरह से तैयारी करनी है सभी बच्चों ने। ओके? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो चलिए आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका धरती बीच में कहेंगे धरती कितना देती है। मैम पेपर क्लासरूम लैब में आएगा। पेपर आपको क्लासरूम लाइव में आएगा, बट आपको शीट में उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैम पहले हमें शीट में लिखना है, फिर क्लासरूम लाइव ऐप में सेंड करने। ठीक है बच्चों, आपको क्लासरूम लाइव में पेपर आएगा और आपने उस बच्चे को उस पेपर को आपने एक आंसर शीट, जैसे आपको एक शीट्स मिलती हैं, आपने वो आंसर शीट ले लेनी है। वहां पे नेम, क्लास, सेक्शन मेंशन करके आपने वो पेपर करना है, ठीक है? यस बच्चे। मैम कब से होंगे यूटी स्टार्ट? मैम यूटी कब से स्टार्ट होंगे? 1 जुलाई आपको डेट शीट आ जाएगी आज, ठीक है? डेट शीट आपको सेंड कर दी जाएगी। सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको सिलेबस सेंड कर दिया है, तो आपने उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है? और मैक्सिमम बच्चों का काम भी कंप्लीट है, जैसे कृतिका, कृति, ये 2-3 बच्चे रह गए हैं, ये जल्दी से अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ताकि आप अच्छी तरह से दे सको। मैम कहाँ से शीट मिलेगी? शीट आपने खुद लेनी है बेटे, यूटी की शीट आप खुद लेते हैं ना, प्लेन शीट दूसरी लेनी है आपने, ठीक है? जैसे आपका रजिस्टर है, ऐसी आपको डबल शीट मिलती है, ठीक है? ऐसे आपके पास शीट्स होती हैं, वो शीट आपने लेनी है, ठीक है? यूटी के लिए आप खुद शीट वहां से लेंगे, ठीक है? हाँ, और वहां पे आप जैसे पेपर करते हमारे पास पहले वाली भी पड़ी है जो स्कूल से मिलती है। यस बेटा, मैम हमारे पास वो शीट्स जो स्कूल से मिलती है वो भी पड़ी है। हाँ वो भी करिए, तो पढ़िए, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने वहां पर नाम, कक्षा, विभाग, ये सब मेंशन करके वहां पर आपने पेपर को
सबमिट करना है। और आपने जितना टाइम आपको मिला है 3 आवर्स मिलेंगे या 2 आवर्स या 1 आवर, तो आपने उसी में कंप्लीट करके आपने पेपर को एक फाइल में इकट्ठे करने हैं, सारे पेपर इकट्ठे करने हैं, फिर बाद में आप उसको स्कूल में डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट वो करते सेंड हैं। नहीं करने व्हाट्सएप पे। हाँ जी बोलिए। मैम आपको व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करने। हाँ सेंड करने हैं आपने, ठीक है, ताकि आप बाद में उस, तो जो भी आप बच्चे पेपर करेंगे तो आपने उसका पीडीएफ बना के सेंड करना है टीचर्स को। एक्सक्यूज यस, हाँ जी बोलिए। पीडीएफ बनाना नहीं आती है, ले सकते हैं। ऐसे आप देखो, आपका जो 2-3 पेजों में यूटी टेस्ट हो जाएगा, 30 मार्क्स का आता है, तो आप ऐसे पेज भी सेंड कर सकते हैं। मैम ये शीटें हम ठीक है, ये शो हो जाता है ना, मैम ये शो हो, पीडीएफ बना हाँ जी बोलिए। यस, हाँ जी बोलिए बेटे। मैम हम ये शीटें ले सकते हैं। हाँ बेटे ले सकते। हाँ, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमने करना है आज पाठ 1 धरती कितना देती है। ठीक है, पाठ 1 धरती कितना देती है। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे। मैम ओपन। चलिए, ने फर्स्ट ऑफ ऑल वंशिका। वंशिका, यस मैम। हमने पाठ 1 में पढ़ा था धरती कितना देती है। ठीक है, धरती अपने प्यारे बच्चों को बहुत कुछ देती है, कि सब प्यारे पुत्रों को, तो पुत्र किसके लिए संबोधित किया है? किसानों के लिए। तो हम धरती पर जितना मेहनत करेंगे ना ही उसका फल देगी। तो बच्चे, हमने धरती कितना देती है हमने कविता पढ़ी थी, तो मैंने आपको एक सार भी लिखवाया था। ठीक है, तो आप मेरे को शॉर्ट में सार बता सकते हैं, समरी बता सकते हैं कविता की? यस बोलिए। यस मैम। मैंने चुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। मैम इसका मतलब है मैंने छोटे होते छिपकर पैसे बोए थे धरती में। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, कि मैंने सोचा था कि पैसों के जो होंगे वो प्यारे मतलब पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलादार मधुर फसलें कनकई फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड वंशिका। लिसन, देखिए, वंशिका ने बताया कि धरती कितना देती है, धरती कितना देती है में कवि का नाम है हमारे स्मित्रानंदन पंत जी। तो स्मित्रानंदन पंत जी ने हमें यही बताया था। देखिए, मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। धरती कितना देती है में स्मित्रानंदन पंत जी ने हमें ये बताया कि जब वो छुटपन में, उन्होंने बचपन में नादानी में आकर क्या किया था, पैसे बो दिए थे। उन्होंने सोचा था कि पैसों के पेड़ लगेंगे और वो बहुत धनवान धनवान सेठ बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्यों? उन्हें लगा कि धरती बंजर है, पैसों के पेड़ नहीं लगे, तो उन्होंने सोचा कि धरती जो है वो बंजर है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो कहते थे कि मैं नासमझ था, मैं अबोध बुद्धि था, मुझ में समझ नहीं थी, मैंने नादानी में आकर ममता को रोप दिया था और तृष्णा से उसको सींच दिया था। देखो, आप देख रहे हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो किस तरह कवि जो है वो छोटे होते कैसे धरती पर पैसे बो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो बचपन में क्या थे, नादान थे, अबोध थे। ठीक है, लेकिन अर्धशती जब उनकी आयु के 50 वर्ष हो गई, तो उन्होंने मौसम ऋतु में बदली, तो उन्होंने क्या किया, बारिश के मौसम में गीली मिट्टी में सेम के बीज बो दिए। ठीक है, और वो इस घटना को भूल भी गए। ठीक है, इस घटना को वो भूल भी गए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो आंगन में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सेम का पौधा कैसे बड़ा हो गया है, पत्ते लग गए हैं, और उसमें अब फसल भी उगाई है।
ठीक है, फलियां लग पड़ी हैं, तो उन फलियों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया, अनजान लोगों को, भिखारियों को, सभी को जो है वो फलियां दी, अपने पड़ोसियों को बांटी, और उसने खुद भी जी भरकर खाई। ठीक है, फिर उसको एहसास हुआ कि धरती अपने प्यारे पुत्रों को बहुत कुछ देती है। जब उन्होंने छुटपन में, नादानी में आकर क्या किया था, नादानी में आकर उन्होंने पैसे बो दिए थे। जब उन्हें समझ आया, उन्होंने अनजाने में सेम के पौधे बोए, सेम के बीज बोए, तो उससे पौधे लगे, फलियां लगी, और फलियां इतनी ज्यादा लगी कि उन्होंने सभी को बांटी, पड़ोसियों को, खुद भी जी भर कर खाई, अनजान लोगों को दी। तो इससे यही कंक्लूजन है कि धरती अपने प्यारे पुत्रों को बहुत कुछ देती है। तो प्यारे पुत्र किसके लिए संबोधित किया है प्रिया? प्रिया बताएगी इस कविता में प्यारे पुत्र किसको बोला है? मैम किसान। मैम किसान Excellent, किसानों को बोला है। ठीक है, तो किसानों को बोला है, तो आपने कविता जो है वो अच्छी तरह से लर्न करनी है। सार भी लिखवाया है मैंने आपको, और साथ में इसके शब्दार्थ है। पहला प्रश्न जो है वो शब्दार्थ का आता है। ये ऑडियो किसका ऑन है? ओके ओके मैम समर। हाँ, सभी बच्चे ऑडियो ऑफ रखिए, कैमरा ऑन करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपने क्या करना है, कविता अच्छी तरह से पढ़नी है, इसका सार आपको याद होना चाहिए, मैंने सभी को लिखवाया है। ठीक है, सभी अच्छी तरह से सार करेंगे, क्योंकि देखो धरती में हम जो बोएंगे वही हमें प्राप्त होगा, जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छे फल बोएंगे तो अच्छे बीज, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे मिलेंगे, कड़वे बीज बोएंगे तो कड़वा फल मिलेगा। ठीक है, साथ में इसके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है बच्चे। आपका पहला प्रश्न जो है वो आपका शब्दार्थ का ही आएगा। ठीक है, शब्दार्थ वाक्य सहित लिखें, तो सभी ने शब्दार्थ जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आर्यन मेरे को बताएगा 2755। आर्यन, तृष्णा का अर्थ क्या है? तृष्णा का अर्थ क्या है? यस मैम। तृष्णा का अर्थ क्या है? जैसे आपका शब्द आ गया तृष्णा, रिपीट अगेन। तृष्णा विशेष इच्छा रखने वाला। हाँ, विशेष इच्छा रखने वाला। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? मैम कवि ने तृष्णा रखी थी कि उसके पैसों के बीज जल्द ही उग जाएंगे। हाँ, तृष्णा थी, उसने इच्छा रखी हुई थी, उसकी विशेष इच्छा थी, उसकी चाह थी, उसकी लालसा थी कि उसके पैसों के बीज जो हैं वो उगाएंगे और पेड़ लगेगा पैसों का, पैसों के पेड़ से बहुत सारे पैसे होंगे और एक बहुत धनवान सेठ जो है वो बन जाएगा। तो लालच में आकर उसने क्या किया था? बीज बोए थे पैसों के। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, शब्द अर्थ लिखकर उसके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, कवि साहित्य में पाठ 1 में हमने कविता पढ़नी है, कविता के शब्दार्थ, उसका सार अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, और साथ में अभ्यास 1 के प्रश्न, अभ्यास 1 के प्रश्न जैसे मेरे को आलोक बताएगा, कवि ने छुटपन में क्या बोए थे? मैम कवि ने छुटपन में पैसे बोए थे। एक्सीलेंट, कवि ने छुटपन में पैसे बोए थे। प्रियांशी, कवि के अनुसार अंकुर क्यों नहीं फूटा? कवि के अनुसार बंजर धरती होने के कारण अंकुर नहीं फूटा। हाँ, कवि ने सोचा, जब देखो पैसों के पेड़ नहीं लगे तो कवि ने बचपन में सोचा कि धरती बंजर है, बेजान है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, तो कवि के अनुसार अंकुर इसलिए नहीं फूटा क्योंकि धरती जो थी वो बंजर थी। चलिए नेक्स्ट मेरे को बताएगा आशीष कुमार। आशीष 2543, मैंने गलत बीज बोए थे, पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। मैंने गलत बीज बोए थे। मैंने गलत बीज बोए थे कि उससे पैसे नहीं उगे थे। हाँ, कभी सोचता है कि उसने गलत बीज बोए थे तभी उसमें फल नहीं लगे। मैंने गलत बीज बोए थे, अब कभी को एहसास होता है कि उसने गलत बीज बो दिए, तभी वो बोलता है कि कभी सोचता है कि उसने गलत बीज बोए थे तभी उसमें फल नहीं लगे। उसने गलत पैसों के बीज बोए तभी उसमें फल नहीं लगे, उसने सही बीज बोए होते तो उसमें फल लगते। नेक्स्ट मेरे को प्रत्युष बताएगा,
कवि किस Yes, छोटी ma'am. सी घटना को भूल गया था? एक बार कवि ने अपने घर के आंगन के कोने में गीली मिट्टी में सेम के बीज दबा दिए थे। वे इनके बारे में भूल गए थे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो बच्चों को हम इतने दिनों के बाद चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी बच्चों को क्वेश्चंस लर्न है। एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट बताएगा हर्षित कटोच। कवि अवाक क्यों रह गया? अवाक, अवाक का मैम अर्थ कवि है इसलिए यस मैम हाँ। मैम कवि इसलिए अवाक रह गया क्योंकि सेम के पौधे पत्तों से लद कर झाड़ियों बन गई थी। आंगन में बेलें फैल गई थी। वे आंगन में लगे बड़े सहारे से 100 पौधे के समान ऊपर और बनने लगी थी। इन्हें देखकर कवि अवाक रह गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कवि हैरान क्यों हुआ? कवि देखो सेम के पौधे को देख के हैरान हुआ। देखो पौधा जो था वो बड़ा हो गया था, पत्तों से लद गया था, ठीक है। उसमें जो थी वो छोटी छोटी फलियां भी आने शुरू हो गई थी। तो कवि एक छोटे से पौधे को देखकर अवाक रह गया। अवाक होता है हैरान, आश्चर्यचकित रह गया। वेरी गुड। नेक्स्ट अक्षिता राणा बताएगी कवि द्वारा कविता के द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है? मैम कविता में कविता के माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं कि धरती वसुधा है, वह अनेक रत्नों को जन्म देने वाली है। हम इसमें जो भी बीज बोते हैं हम वही पाते हैं। हमें लोग लालच और स्वार्थ का त्याग कर धरती में उचित बीज बोने चाहिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो देखो इसमें कविता में कवि यही कहना चाहता है कि धरती वसुधा है और ये रत्नों को उत्पन्न करने वाली है, तो इसमें हमें सही बीज बोने चाहिए। तो देखिए साहित्य में आपने क्या लर्न करना है? कविता, कविता का सार, शब्दार्थ, अभ्यास, ऑब्जर्वेशन बुक है 1 से 5 प्रश्न। 5 प्रश्न शानवी मेरे को बताएगी। ऑब्जर्वेशन में है आपके 1 से 5 प्रश्न। तो शानवी मेरे को बताएगी कवि ने क्या सोचकर पैसे बोए थे? शानवी, कवि ने क्या सोचकर पैसे बोए? शानवी आंसर करेंगे बेटा? मैम कवि ने यह सोचकर पैसे बोए थे कि पैसों के पेड़ उगेंगे और वे पैसों की फसल प्राप्त कर बहुत बड़े, बहुत मोटे सेठ बन जाएंगे। एक्सीलेंट। कवि ने ये सोचकर पैसे बोए थे कि वो पैसों के पेड़ उगेंगे और वो पैसों से फसल प्राप्त, पैसों की फसल प्राप्त करके वो एक बहुत बड़ा सेठ बन जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट आंसर करेगी तानिया। तानिया, ममता को रोका था, तृष्णा को सींचा था। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। कवि ने बचपन में ममता को रोका, लालच में आकर धरती में पैसे बोए थे, तब उन्होंने सोचा था कि जिस तरह बीज बोने पर पौधे उगता है, उसी तरह पैसे बोने से पैसे उगेंगे और वह मोटा सेठ बनेगा। हाँ, जब कवि ने बचपन में यही सोचा था कि वो धरती में पैसे बोएगा, पैसों के पेड़ लगेंगे और पैसों की फसल प्राप्त करके वो बहुत धनी हो जाएगा। लेकिन इन पंक्तियों में कवि का आशय यही है कि धरती रत्नों को देने वाले, धरती रत्न उत्पन्न करने वाली है। मनुष्य अपने स्वार्थवश होकर इसमें अपनी इच्छाएं थोपता है। हम अपनी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पर हम अपनी इच्छाएं नहीं रख सकते। धरती पर हम ऐसा ही बीज बो सकते हैं जिससे हमें फसल प्राप्त हो। तो कवि ने तृष्णा में आकर, लालच में आकर पैसे बोए थे, तो कवि को वो फसल प्राप्त नहीं हुई। कवि ने जबरदस्ती धरती पर अपनी इच्छा थोपी थी, तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, जब उसने निस्वार्थ भाव से सेम के पौधे बोए तो निस्वार्थ भाव से सेम के बीज बोए तो उसको उसकी फसल प्राप्त हुई। और उसने जबरदस्ती जब उसने पैसों के बीज बोए तो उसको उसकी फसल प्राप्त नहीं हुई। तो मनुष्य को स्वार्थ में आकर, लालच में आकर अपनी इच्छाएं धरती पर नहीं थोपनी चाहिए।
ठीक है, तो इन पंक्तियों का यही आशय है कि धरती रत्नों को देने वाली है और इसमें हमें स्वार्थवश होकर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कोमल बताएगी। आंगन में घूमता कवि क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वही प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, मैम, आंगन में आंगन में घूमता कवि नन्हे नन्हे सेम के पौधे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक्सीलेंट प्रीति, लेकिन प्रीति इन बच्चों को भी आंसर करने दोगे। ठीक है, अभी आप आंसर नहीं करोगे। वेरी गुड प्रीति, सभी बच्चों की टर्न आनी चाहिए ना। Yes. नेक्स्ट कोमल बताएगी। कवि ने फलियों का क्या किया। अभी हमने पढ़ा ना कविता में, तो कवि ने उन फलियों का क्या किया। सेम के जो फलियां प्राप्त हुई तो उन फलियों का क्या किया। कवि ने फलियों को अपने घर में पका कर अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों, मेहमानों, यहाँ तक अनजान लोगों भी बांटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट कोमल। देखो उसने फलियां देखो खुद भी जी भर कर खाए, अपने पड़ोसियों को भी दी, रिश्तेदारों को दी, भिखारियों को दी, यहाँ तक कि जो अनजान लोग थे जिनको वो जानते तक नहीं थे उनको भी बांटी। ठीक है, नेक्स्ट अंशिका बताएगी। अंशिका, कवि ने ये क्यों कहा धरती कितना देती है। यस मैम, हाँ, कवि ने ये चीज क्यों कही कि धरती। यस मैम, हाँ, कवि धरती की उदारशील के बारे में बता रहे हैं कि धरती बहुत ही दानशील है। वह अपने प्यारे पुत्रों को बहुत ही स्नेह देती है। कवि अपने पैसे बोने वाली घटना को याद कर उसकी निंदा करते हैं। सेम की फलियों को देखकर कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धरती रत्न उत्पन्न करती है, इसलिए हमें लोभ और मोह से रहित ममता के बीज बोने चाहिए। हाँ, वेरी गुड बेटे। तो धरती कितना देती है, कवि ने यही कहा है। कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है कि धरती उदारशील है। कवि यही बता रहे हैं कि धरती उदारशील है, बहुत ही दानशील है। ये अपने प्यारे पुत्र अर्थात किसानों को बहुत कुछ देती है। सभी बच्चे कैमरा ऑन रखिए बेटे। ठीक है, बहुत स्नेह देती है। कभी अपने पैसे बोने वाली घटना को याद करते हुए अपनी निंदा करता है, खुद में शर्मिंदगी महसूस करता है और सेम की फलियों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धरती हमें बहुत कुछ देती है। धरती अपने प्यारे पुत्रों को बहुत कुछ देती है। ये रत्न उत्पन्न करने वाली है, इसलिए हमें लोभ और मोह से रहित ममता के बीज बोने चाहिए, अर्थात प्रेम के बीज बोने चाहिए। हमारे में मानवता होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम जो है वो एक अच्छे मानव बन सकते हैं। तो हमें हमारे में मानवता होनी चाहिए। तो कवि के कहने का यही प्रयास है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटे साहित्य। साहित्य में सुन लो, पाठ 1 में आपने क्या क्या याद करना है। कविता ध्यान से पढ़नी है, शब्दार्थ हो गए, कविता का सार हो गया, अभ्यास के 1 से 6 प्रश्न हो गए और साथ में आपके ऑब्जर्वेशन बुक में 1 से 5 तक प्रश्न। ठीक है, समझ आया साहित्य सभी को पाठ 1? यस पाठ 1 में आपको व्याकरण भाग भी है। ठीक है, पाठ 1 में आपको व्याकरण भाग भी है। व्याकरण भाग में आपको देखेंगे भाषा। तो भाषा आपने 6ठी कक्षा में भी पढ़ी है। जो हम बोलकर लिख कर दूसरों को अपनी बात बताते हैं उसको भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप आगे, मौखिक और लिखित। ध्यान से सुन लेना, फिर आपकी टर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक भाषा में हमने क्या पढ़ा था कि भाषाविदों के द्वारा जो भाषा को नया रूप दिया जाता है उसको मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषाविद कौन से होते हैं? जो महान भाषा वैज्ञानिक होते हैं, जो भाषा के नए नए रूप हमारे सामने आगे रखते हैं। तो भाषा का नया रूप ही मानक भाषा कहलाता है। तो कुछ वर्ड हैं, कुछ चेंजिंग आए हैं इसमें। जैसे हिंदी हम लिखते थे, आधा न लगाते थे, लेकिन अब उसकी जगह बिंदी लगाई जाए। ठीक है, आधे मुंह की जगह भी अब बिंदी का प्रयोग किया जाता है। क्या, तो ये कुछ नए शब्द हैं मानक भाषा के, जो नए शब्दों के रूप में सामने आए हैं, तो इसको हम मानक भाषा कहेंगे। तो आपको ऐसे कुछ शब्द आएंगे तो आपने उनको मानक भाषा में लिखना है। ठीक है, सही तरीके से लिखना है। जैसे विद्या हम लिखते थे, द लगाना है, द को हलंत और या।
ठीक है, तो ये क्या है हमारा मानक भाषा का रूप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं बेटे? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारे कितने हैं? देखो, अ से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, तो वर्ण के भी कितने भेद आगे? प्रत्युष, वर्ण के कितने भेद है? हाँ मैम 2। 2 स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण हमारे कितने हैं? वर्ण के हमारे 2 भेद हैं। वर्ण में स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 हैं और व्यंजन हमारे 33 हैं। साथ में संयुक्त व्यंजन भी है। ठीक है, तो वर्णमाला में जो वर्ण है वो क्या है? वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे हमारे स्वर के भी भेद हैं। हमने व्याकरण भाग में पाठ 1 में हमने स्वर के भेद भी पढ़े थे, आगे व्यंजन के भेद भी पढ़े थे। तो स्वर के हमारे 3 भेद हैं, हसब, दीर्घ, प्लुत स्वर। हसब, दीर्घ और प्लुत स्वर। हसब में क्या है? जिसको बोलने में कम समय लगता है, आ, इ, उ, री। ठीक है, इनको बोलने में कम समय लगा। दीर्घ स्वर नंबर 2 में हमारा दूसरा स्वर आ गया दीर्घ, जिसको बोलने में हसब से 2 गुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। तो बोलने में हसब से 2 गुना समय लग रहा है। तीसरा हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है? जिनको हसब स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है, जा रही है इसकी लंबी साउंड जा रही है। तो ये कौन से आगे हमारे स्वर? स्वर के भेद हसब, दीर्घ, प्लुत स्वर। वैसे ही हमारे व्यंजन के भेद भी हमने पढ़े थे। व्यंजन के भी हमारे तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श कौन से हैं? जिनका उच्चारण करते से उच्चारण स्थान विशेष स्पर्श करते हुए वायु जो है वो बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकल रही है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। 25 हैं। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, पवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। क्वर्ग में क ख ग ण, इसका उच्चारण करते हुए कंठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चवर्ग च छ ज ज ण, इसमें प्रयोग करते हुए तालु का हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा ट्वर्ग ट ठ ड ढ ण, मूर्धा का प्रयोग हो रहा है। त्वर्ग त थ द ध न, जब हम त थ द ध न बोल रहे हैं तो दांत का प्रयोग हो रहा है। पर पवर्ग प फ ब भ म, ओंठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमारे स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, क्वर्ग, स्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। इनको बोलते समय जब हमारी श्वास वायु स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श करते हुए। ठीक है, स्पर्श करते हुए श्वास वायु जब बाहर निकल रही है तो उनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ये हमारे कितने हैं? 25। याद रखेंगे, वर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। ठीक है, सेकंड हमारा अंतस्थ व्यंजन आ गया। ना ये पूरी तरह से स्वर है, ना ये पूरी तरह से व्यंजन है। कितने हैं ये हमारे? 4, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। और ऊष्म, जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, ऊष्मा पैदा कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। ये भी हमारे 4 हैं, श, श, स, अ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने उच्चारण किए थे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद अलग प्राण, महाप्राण। तो अलग प्राण कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम और कमजोर होती है। ठीक है, उनको अलग प्राण कहते हैं। उसमें क्या है? स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा और 5वां क ग ण, क ग ण। तो ये कौन सा आ गया हमारा? अलग प्राण। और महाप्राण में कौन से आगे? जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। तो ये स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा, ख, घ, आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अलग प्राण, महाप्राण याद करेंगे सभी, सभी को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। फिर इसमें एक और चीज है, शुद्ध अशुद्ध शब्द, सही और गलत शब्द। ठीक है, आई होप सभी को व्याकरण भाग समझ आया। यस मैम। चलिए एक एक करके बताइए मेरे को। कृति बताएगी भाषा क्या है? कृति, फेस दिखाइए बेटे, आप फैन दिखा रहे हो, बैड मैनर्स। कृति, यस। कृति, हाँ फेस दिखाइए बेटे। कृति,
कृति मेरे को बताएगी भाषा क्या होती है। सिट प्रॉपरली, कैमरा सीधा रखिए बेटे ढंग से। कृति करते हैं बच्चे, डैड मैनर। समीर आप बताइए, समीर। भाषा के साधन जिसके द्वारा अपनी बात मन के विचार बोलकर प्रकट करें सकते हैं तथा दूसरों की बात पढ़कर समझाते हैं। हाँ, अपनी बात बोलकर बताते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, ये क्या है, भाषा है। तो भाषा के कितने रूप हैं बेटे? समर। मैम 2 रूप। 2 रूप, कौन कौन से? मैं मौखिक और लिखित। अभी हम कौन सी भाषा लिखित हाँ, अभी हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मैम मौखिक मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जब आप कुछ लिख के बताते हैं वो कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। रितेश, रितेश, रितेश बताएगा मानक भाषा क्या है? रितेश। रितेश। कोई भी भाषा के हम लोग सुनकर या सुनकर अपने विचारों को मौन भावों से प्रकट करते हैं, उनके मौखिक भाषा कहते हैं। हाँ देखिए, भाषाविदों के द्वारा जो भाषा का नया रूप है उसको हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन आता है, जो भाषा वैज्ञानिक भाषा में चेंज करते हैं, तो जो परिवर्तन किया जाता है उसको मानक भाषा कहा जाता है। चलिए सेजल नेक्स्ट बताएंगे वर्ण विचार में। वर्ण विचार में वर्ण के कितने भेद पढ़े हमने? मैम 2। कौन कौन से? मैम स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने वर्ण विचार में हमने पढ़ा वर्ण के भेद। तो वर्ण के हमारे 2 भेद आ गए, स्वर और व्यंजन। आर्यन बताएगा मेरे को स्वर के भेद कौन से हैं? आर्यन। यस मैम। हाँ, स्वर के कितने भेद हैं बेटे? मैम स्वर के 3 भेद हैं मैम। 3 भेद कौन से? स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। हाँ, हसब, दीर्घ और प्लुत स्वर। हसब जिनको बोलने में सबसे कम समय, और दीर्घ जिनको हसब से 2 गुना समय। प्लुत कौन से हैं? जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। तो ये कौन से आ गए हमारे स्वर के भेद। कृति आप आंसर नहीं करते बेटे, बैड मैनर्स। ना ही आप होमवर्क सेंड कर रहे हो। कृति मैम आप कृति बेटे, ना आप होमवर्क सेंड करते हो, ना आप क्लास में आंसर करते हो। अपने पेरेंट्स से बात करवाना मेरे को क्लास के बाद, ओके। चलिए अभिनय ठाकुर आप बताएंगे। अभिनय ठाकुर। हाँ, आर्यन ने बताया। आर्यन ने बताया स्वर के 3 भेद हैं, हसब, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, तो वैसे ही दूसरा भेद हमारा व्यंजन है। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के हम 3 भेद हैं। कौन कौन से? मैम स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हाँ, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अभय मेरे को बताएगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अभय, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? मैम हाँ, 25। वेरी गुड डोगरा। हाँ, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए। कौन से? कवर, चवर, ट्वर, ट्वर्ग और पवर्ग। ये हमारे कौन से आ गए? हमारे स्पर्श व्यंजन। शर्ना पॉल बताएगा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? शर्ना पॉल। यस मैम। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? मैम रिपीट अगेन।
अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन वंशिका डाल। मैम जो ना तो तीन तरह के स्वर होते हैं जो ना ही तीन तरह के होते हैं। कितने बेटे ये काउंटिंग में कितने हैं? मैम य र ल और व। वंशिका डाल। यर लव 4 व्यंजन है जो ना पूरी तरह से स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। सेजल बताएगी मेरे को ऊष्म व्यंजन कितने हैं? सेजल। मैम श श श और मैम ह। मैम 4 है। स और ह ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। ठीक है, ऊष्मा पैदा कर रही है तो ये कौन से आगे हमारे ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों देखिए आगे मेरे को शिवम सिंह राजपूत बताएगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। जल्दी से बेटे जल्दी से, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हैं? महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो आरव राणा नहीं है। चलिए अंशिका डोगरा आप बताएंगे अलग प्राण कौन से व्यंजन है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अलप्राण व्यंजन कहते हैं। हाँ, जिनमें कम और कमजोर निकलती है, जैसे स्पर्श व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा आ गया व्यंजन। ठीक है, इनको बोलने में कम समय लग रहा है, जबकि महाप्राण जिनको उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है ये आ गया हमारा स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा ख घ छ झ ठ ढ। तो ये अलग प्राण महाप्राण आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द। ठीक है, तो पाठ 1 व्याकरण भाग में बेटे आपने क्या करना है? वर्ण भाषा, मानक भाषा, वर्ण विचार, स्पर्श व्यंजन, स्वर आपके आगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन के भेद आगे, अलग प्राण महाप्राण, शुद्ध अशुद्ध शब्द। और आपने व्याकरण भाग में ऑब्जर्वेशन बुक में 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लर्न